रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों के अगले बिंदु के रूप में हम वैयक्तिकता को ले सकते हैं। हिंदी काव्य में कदाचित पहली बार लौकिक प्रेम की वैयक्तिक अनुभूतियों को इस प्रकार निसंकोच व्यक्त किया गया। इन कवियों की प्रेमानुभूति आत्माभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुई है। इस धारा के कवि प्रायः अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी से प्रेमाहत हुए थे, अतः इन्होंने अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए न तो राधा कृष्ण की भक्ति का आवरण उधार लिया और न ही किसी रत्नसेन व पद्मावती का आश्रय ग्रहण किया। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि इन्होंने अपनी प्रेयसियों, सुजान आदि को अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने का साहस किया। कहना न होगा कि इनकी कविता पूरी तरह से व्यक्ति प्रधान है। रीति मुक्त काव्य में सौंदर्य चेतना और सौंदर्य वर्णन का भी बड़ा महत्व है। ये कवि सौंदर्य के प्रति भी बड़े जागरूक थे। इनकी दृष्टि बाहरी सौंदर्य पर इतनी नहीं गई है जितनी आंतरिक सौंदर्य पर। मन के सौंदर्य की बड़ी ही सुंदर तस्वीरें इन कवियों ने उतारी हैं। स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण यहाँ कुशलता से किया गया है। घनानंद के लिए तो कहा जाता है कि उनकी कविता वही समझ सकता है जो सुंदरतानी के भेद को जाने, अर्थात सुंदरता के विभिन्न आयामों को जानता है। लज्जा भरी चितवन, सरस वार्तालाप और स्मित युक्त भंगिमा का मोहक चित्र हमें यहाँ मिलता है। लाजनी लपेटी चितवनी भेदभाव भरी, लसत ललित लोल चल तिरछानी में, छवि को सदन गोरो वदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु बतिरानी में। इस प्रकार सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण हमें यहाँ प्राप्त होता है। रीति मुक्त काव्य के भाव पक्ष की बात लगभग हम कर चुके हैं। यहाँ का जो कला पक्ष है वह भी कम नहीं है। वैसे इन कवियों के काव्य में शिल्प सौंदर्य की बजाय भाव सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया गया है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि इनका कला पक्ष कमज़ोर बन पड़ा है। यहाँ कला भावानुमोदित होने के कारण भावों की सहचरी बनकर चली है, जिससे कि भावाभिव्यक्ति और भी सशक्त बन गई है। प्रेम भाव की अनन्यता के कारण यद्यपि कवि यह अवश्य कहता है कि ऊधो वे अखियाँ जरी जाई, जो सांवरो छांडी तकै तन गोरो, किंतु इनकी भाषा व अलंकार इस भाव को पुष्ट करने में परम सहायक सिद्ध हुए हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम यदि भाषा और अलंकारों की बात करें तो कह सकते हैं कि घनानंद ने आगे के कवियों का मार्ग प्रशस्त किया है। लाक्षणिक व ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग यहाँ हमें बहुतायत से मिलता है। इन्होंने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लोकोक्ति व मुहावरों ने भाषा के सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया है। शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि रीति मुक्त कवियों में न तो भाषा के अंग भंग की प्रवृत्ति है और न ही प्रादेशिक पुट है। रसखान और घनानंद ने तो ब्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसे ब्रज भाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है। आचार्य शुक्ल का मत है कि लक्षणा और व्यंजना का मैदान इतना विस्तृत व खुला था, फिर भी उसमें दौड़ लगाने की पहल घनानंद ने की। भाषा पर इनका अचूक अधिकार था। अलंकारों में शब्दालंकार, मानवीकरण, विरोधाभास आदि के सुंदर उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, किंतु यहाँ
अलंकार साधन के रूप में आए हैं, साध्य के रूप में नहीं। यही रीतिबद्ध कवियों में और रीति मुक्त कवियों में सबसे बड़ा अंतर है। वहाँ अलंकार हमें साध्य बने हुए दिखाई देते हैं, साधन नहीं, जबकि यहाँ साध्य भाव हैं और अलंकार उस भाव को पुष्ट करने के साधन हैं। इन कवियों ने अलंकार प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं किया, वरन उनसे हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों के द्योतन में हमें सहायता मिली है। इनके काव्य रूप की यदि बात करें तो काव्य रूप अधिकांशतः मुक्तक ही रहा। वैसे श्याम स्नेही, सुदामाचरित, विरह वारीश, माधवानल कामकंदला आदि प्रबंध काव्य भी यहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी भावाभिव्यक्ति के लिए इन्होंने मुक्तक शैली का ही अधिकांशतः प्रयोग किया है। इन कवियों ने रीति की परंपरा का पूरी तरह से त्याग किया। ये कवि स्वच्छंद मार्ग के पथिक थे। इन्होंने किसी भी रीति बंधन को स्वीकारे बिना सहज और सरल भावाभिव्यक्ति पर बल दिया। आलंकारिकता व नायक नायिका भेद की प्रधानता भरे इस युग में इन्होंने रीति मुक्त रहकर अपनी अलग पहचान बनाई है। अतः कहना न होगा कि इस धारा का अपना अलग महत्व है, जो समूचे रीतिकाल से पृथक अपना संबंध रखती है। प्रेमानुभूति की तीव्रता, सौंदर्य का आंतरिक विश्लेषण, भावनाओं की विभेदपूर्ण अभिव्यंजना, वियोग की अंतर मंथन वाली उक्तियाँ और भाषा का शुद्धतम और भावानुमोदित प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषताएं रही है।